अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कसूर के इलाके चुनिया में 15 रोज पहले 4 बच्चों के कत्ल का वाकया सामने आया था। 17 सितंबर को चुनिया में बच्चों की तशद्दुद शुदा लाशें मिली थी। इन बच्चों को 2.5 माह के दौरान चुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा किया गया। वालिदैन अपने बच्चों की तलाश के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे, जगह जगह उन्हें ढूंढते रहे, मगर बच्चों का कुछ पता नहीं चला। फिर 17 सितंबर को इन बच्चों की लाशें मिली और आज इस केस में अहम पेशरफ्त फाइनली सामने आई है। पंजाब हुकूमत पर दबाव था, वजीर आजम की तरफ से प्रेशर था। वजीर आजम ने इस वाक़े पर बाकायदा तौर पर ट्वीट्स किए, डीपीओ का तबादला किया, पुलिस में अहम तबादले किए और कहा कि इस वाक़े के बाद पुलिस का एहतसाब होगा। कसूर की पूरी पुलिस को ओवरहॉलिंग की जाएगी। अब चारों बच्चों की ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में तफसीलात आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उनका कहना था कि चुनिया वाक़े के एक मुलजिम का डीएनए मैच कर गया है। वज़ीर आला ने कहा कि एक बच्चे की लाश और 3 बच्चों की हड्डियों के डीएनए से उनकी शनाख्त की गई। बच्चे फैज़ान और अली हसन के कपड़ों से मिलने वाले नमूने मैच कर गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि चारों वारदातें सुहेल शहजाद नामी मुलजिम ने की हैं। ये केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। फैज़ान के कपड़ों पर मौजूद सीमन और अली हसन के कपड़ों पर मौजूद ब्लड से एक मुलजिम का डीएनए मैच कर गया और इस सस्पेक्ट का नाम सुहेल शहजाद वल्द मोहम्मद असलम है और इसकी उम्र 27 साल और ये तमाम 4 वारदातें इसी सीरियल किलर ने की हैं। इंशाअल्लाह तमाम कानूनी तकाज़े हम पूरे कर रहे हैं। फौरी तौर पर केस ATC कोर्ट में चलेगी और रोज़ाना की बेस पर इसकी समाअत होगी खुसूसी केस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब आरिफ नवाज ने मुलजिम से मुतालिक मालूमात फराहम करते हुए बताया कि मुलजिम सुहेल शहजाद की उम्र 27 साल है, वो गैर शादीशुदा है। मुलजिम सुहेल शहजाद लाहौर में तंदूर पर रोटियां लगाता है। आईजी पंजाब के मुताबिक मुलजिम सुहेल शहजाद आदी मुजरिम है, पहले भी सजा याफ्ता है। मुलजिम ने जून में 1 बच्चे, अगस्त में 2 बच्चों के साथ और 16 सितंबर को चौथे बच्चे के साथ ज्यादती की और उन्हें कत्ल किया। 2011 में भी मुलजिम ने 5 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया था, जिस पर उसे 5 साल की सजा हुई थी, मगर मुलजिम 1.5 साल सजा काटने के बाद बाहर आ गया था। जैसे ही मुलजिम का डीएनए मैच कर गया, उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसको अदालत में पेश किया जाएगा। चुनिया में 4 बच्चों के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का वाकया 17 सितंबर को सामने आया था, जिसके बाद तहकीकात का फौरी तौर पर आगाज हुआ। JIT बनाई गई, जियो फेंसिंग का अमल शुरू हुआ। जैसे ही मीडिया पर बात सामने आई तो वजीर आजम ने भी नोटिस लिया। इलाके में वोटर लिस्ट लेकर डीएनए टेस्ट किए गए। बुरी शोहरत के हामिल अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और वाकये के 15 रोज बाद आज मुलजिम का सुराग लगा लिया गया। इस वाकये के हवाले से क्या मजीद तफसीलात हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद शेरवानी, बहुत शुक्रिया। आज खुद चीफ मिनिस्टर ने इस हवाले से मीडिया को आगाह किया, उनसे कुछ सवालात भी हुए, क्या मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से? जी शाहजेब, इसके बारे में मालूमात ये हैं कि इसकी मुलज़िम की गिरफ़्तारी का पहले से ये ऐलान हो चुका था कि गिरफ़्तार किया गया, लेकिन पुलिस ज़राए इस बात पर तस्दीक नहीं कर रहे थे। लेकिन आज वज़ीर आला ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि हमने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके इस बात की तस्दीक की कि मुलज़िम यही है 4 बच्चों का कातिल, जो कि पहले ज़्यादती करता था फिर ये कत्ल करता था। और उन्होंने ये भी बताया, डिटेल जो उनसी थी, कि ये मुलजिम जो है ये आदी मुलजिम है और पहले लाहौर में काम करता रहा, लेकिन रहने वाला राना टाउन चूनिया का ही है और उसी इलाके का है जिस बच्चे के जहाँ से बच्चे अगवा हुए थे। और बाकायदा तौर पर इस बंदे पर पहले भी एक FIR है और ये काम करता रहा है। 5 साल की इसको सज़ा हुई थी, लेकिन 1.5 साल बाद ये वापस आके उसने दोबारा यही काम किया। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आला ने ये बताया कि हमने तमाम अपने सोर्स जो हैं इस बात पे लगा दिए थे, तमाम कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज़ को खुद मुख्तार बना दिया था, उन्हें तमाम वसाइल प्रोवाइड किए थे कि हर सूरत मुलजिम को गिरफ़्तार करना है और वो इसमें हम कामयाब हुए हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि अब चुनिया समेत दीगर जो अज़ला हैं वो सेफ सिटी के साथ अटैच कर दिए जाएंगे, जिन पर काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। डॉल्फिन फोर्स जो है वहाँ पे बना दी जाएगी ताकि बच्चों का अगर अगवा हो तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन हो सके। लेकिन किसी वज़ीर आला ने इस बात का जवाब नहीं दिया, ना ही किसी ऑफिशियल ने इस बात को बताया कि इस किस्म के जो मुलज़िम होते हैं वो ज़हनी तौर पर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, ज़हनी तौर पर ऐसे लोगों को जो पकड़े जाते हैं या पहले से FIR उन पर हैं,
उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाए, उनकी जो साइको प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। ये क्या सवाल हुआ वज़ीर आला से? और इस हवाले से भी आईजी पंजाब से कि अगर ये 2011 में गिरफ्तार हुआ था, बच्चे से ज्यादती के ही जुर्म में गिरफ्तार हुआ था, 5 साल की सजा हुई थी, 1.5 साल में बाहर आ गया था, तो उसके बाद कोई कुछ किया उस वक्त की हुकूमत ने या उस वक्त की पुलिस ने और अब तक पुलिस ने कि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, किसी काम के लिए? ऐसे ही जेल से बाहर आ गया और फिर 4 बच्चों का कत्ल कर दिया, ये सवालात हुए उनसे? जी बिल्कुल, ये सवाल किया गया। हमारी तरफ से एक सवाल हुआ कि अब आपने इस पर एक्शन लिया है, सियासी हुकूमत ही इस पर एक्शन लेती है, लेकिन जो पुलिस वहाँ पर मौजूद है उनका क्या काम है? बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, बेशुमार ऐसी सामने वाक़यात आए हैं। इन 4 बच्चों में भी 3 बच्चों के वालिदैन को पुलिस मुसलसल यही कही जा रही थी कि आप लोग तलाश करें, हम तलाश करते हैं। FIR तक दर्ज नहीं की गई थी। तो ये पॉइंट उठाया है उन्होंने मीडिया ने वहाँ पर, लेकिन उसके बाद फिर वही बात की है कि हम अपने वसाइल बुरकार ला रहे हैं और इस पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं और इस पर पूरा काम करेंगे। पहले से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब भी जो है इस हवाले से कोई सॉलिड चीज़ जो है सामने नहीं आई कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई मरबूत पॉलिसी बनाई गई हो। पुलिस वालों को पूछा जाए कि पुलिस हर वक्त यहाँ पर आती है, सियासतदान आते और चले जाते हैं, लेकिन पुलिस से और जितने महकमे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों नहीं FIR दर्ज होती? क्यों नहीं बच्चे के अगवा के लिए पुलिस हरकत में आती कि तमाम के तमाम जो सियासतदान है CM ही इस पर एक्शन लेंगे तो ये बात होगी? ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि पुलिस के पास कि किसी बच्चे का अगर अगवा होता है या गुम होता है तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए। लेकिन हकीकत में लाहौर समेत पूरे पंजाब में कहीं ये मिसाल नहीं है कि जिसने एप्लीकेशन दी हो और फौरी तौर पर बच्चे की गुमशुदगी का पर्चा दर्ज हुआ हो। हर पुलिस की हत्तलविसा कोशिश होती है कि जिसने FIR दी है उसको मुतमिन करके घर भेज दिया जाए और इस बात की यकीन दहानी की जाए कि आप बच्चा तलाश करें, हम भी करते हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। ये बात वहाँ पर उठाई गई थी, लेकिन वहाँ पर भी CM ने वही सियासी जो बयान दिए जाते हैं माजी में भी और अब भी कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम बेहतर निज़ाम ला रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर निज़ाम आए ताकि हमारे बच्चे महफूज रह सकें। कम से कम अब ये हुकूमत कोई मैकेनिज्म बनाए। अगर वज़ीर आज़म ने खुद ने भी इस हवाले से वादा किया है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद। रईस अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब, आपके पास क्या इतलात हैं, कैसे इस मुलजिम तक पुलिस पहुंची है DNA कराकर, क्या मामला हुआ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस मुलजिम को तलाश करने के लिए पुलिस को साइंसी बुनियादों पे काम करना चाहिए था। ये सबसे पहले ये होता है कि अगर इस किस्म के मुलजिम, आमतौर पे ये होता है कि जब भी एक कोई वारदात की जाए 90% ऐसे लोग वारदात दोबारा करते हैं जो जेल से छूट कर आए। तो सबसे पहले तो इन्हें उनका डाटा इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जब ये डाटा इकट्ठा नहीं हुआ और जो बच्चे जो इसने जून में जो पहला बच्चा इन्हें लेकर गया था, ज्यादती करके मारा उस अगस्त में, फिर सितंबर में, तो जो एक बच्चे के जो कपड़ों के ऊपर से जब इसके जिस्म से निकला हुआ मवाद मिला, तो उस पर जब ये तहकीक की तो माहिरीन ने ये कहा कि ये जो मवाद है ये किसी जवान आदमी का है। तो इस पर ये फैसला किया गया। चुनिया क्योंकि एक तहसील है छोटी सी, उसमें कम लोग हैं, तो 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो इस वक्त लोग जवान लोग हैं उनके तमाम के ना ब्लड प्रोफाइल लिया जाए। इसमें इनके ब्लड प्रोफाइल लेते होते तकरीबन कोई 1650 लोगों के ब्लड प्रोफाइल लिए गए और इन पर तकरीबन 24 मैचिंग के लिए 24 करोड़ खर्चा आया। और जब इस जो ये सुहेल शहजाद मुलजिम है, 29 सितंबर को इसका जो ब्लड प्रोफाइल लिया गया, इसका नंबर था 1471 नंबर था इसका। तो आज जब ये लिया गया, मैच किया गया, तो आज सुबह 9:30 बजे ये फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने कंफर्म किया कि इसका जो DNA है वो चारों बच्चों के DNA से मैच कर गया, जो इसके जिस्म से मवाद मिला था उससे भी मैच कर गया, और जो बच्चों की हड्डियों से हमने DNA उठाया तमाम के चारों बच्चों से मैच कर गया। क्यों एक ये बेसिकली पहले भी 2011 में इसी केस में पकड़ा गया था और ये उस वक्त रिक्शा चलाता था और ये रिक्शा चलाते हुए बच्चों को बिला पर सुलाकर जिस तरह बिठाकर ले जाता और ज्यादती करके उसको निशाना बनाता था, उसका अपना शिकार करके ये उसको बच्चे को मार देता था। अब इसके बाद जब इसका हुआ तो आज दोपहर 1:30 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है सुबह। फिर उसके बाद CM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, फिर मुलतवी कर दी गई कि इसे डबल कंफर्म कर लें। प्राइम मिनिस्टर को इत्तला की गई। जब इसको डबल कंफर्म कर लिया गया कि मुलजिम यही है, तो उसके बाद इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि मुलजिम वही है कि जिसका चारों बच्चों के साथ DNA इसका मैच कर गया
और उसके बाद अब इसका ट्रायल किया जाएगा और डे टू डे ट्रायल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ऐसे इकदाम भी करेगी कि बच्चों को महफूज रखा जा सके। कसूर में ख़ासतौर से बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं, पुलिस के हवाले से जो वादा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया था वो भी पूरा करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अपोजिशन अजीब सूरत हाल का शिकार है। माजी में ऐसा ज़रूर हुआ है कि अपोजिशन एहतजाज का ऐलान करती है, हुकूमत उसे एहतजाज ना करने की कोशिश करती है, मनाने की कोशिश करती है, फिर दूसरी जमातों से कहती है कि उस जमात को समझाया जाए। मगर अब अजीब काम हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मैंने एहतजाज करना है, हुकूमत कह रही है जो करना है आप कर लें। नून लीग कह रही है आप एहतजाज आगे कर दें। पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान से कह रही है कि आप एहतजाज आगे कर लें। हुकूमत तीनों से कह रही है कि आप लोगों ने जो करना है कर लें। ये अजीब सा एक मामला बन गया कि अपोजिशन की जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना को समझा रही हैं और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और अब उन दोनों ने फैसला किया है कि मौलाना से मिला जाएगा और एक मुश्तरका लाएअमल तय किया जाएगा। हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मेज़बान प्रोग्राम कैपिटल टॉक हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। अमीर साहब ये उलट क्यों हो रहा है? हुकूमत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये आपस में ही नहीं तय कर पा रहे हैं, जाके मौलाना को समझा रहे हैं कि आप ज़रा आगे कर दें मामला, क्या हो रहा है? ये अगर 2014 की जो सूरत हाल है अगर हम उससे कंपेयर करें तो यकीनन आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जब धरना दिया हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद में और उन्होंने असम्बलियों से रिज़ाइन भी कर दिया था, तो उस वक्त बहुत सी जमातें जो हैं उन्होंने कोशिश की थी कि जो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है उसके लिए मसाइल पैदा ना हों और उन्होंने जो तरीक़े इंसाफ है उसको मनाने की कोशिश की थी। उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें MKM भी शामिल थी, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी और भी जमातें थी। लेकिन आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल है और अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और उसकी जो इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन है वो मौलाना फजलुर रहमान बने हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत जेलों के अंदर है, मेरी इतला के मुताबिक वो तो मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च की हमायत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों जमातों की जो क़यादत बाहर है, अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुई, वो कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब अपना जो आज़ादी मार्च है उसको आगे ले जाएं और आज इनकी एक मीटिंग भी हुई है। लेकिन मैं आपको बहुत एतमाद के साथ ये बता सकता हूँ, पक्की खबर दे सकता हूँ कि ये जो आज इनकी मीटिंग हुई है मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की और उसके बाद जो उन्होंने एक प्रेस टॉक किया है, तो उस प्रेस टॉक का जो कंटेंट है उसको एनालाइज करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने साथियों के साथ जो सलाह मशवरा किया है तो उसमें उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भले जितना मर्जी ज़ोर लगाते रहें, जितनी भी कोशिश कर लें, हमारा आज़ादी मार्च अक्टूबर ही में होगा, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगा, मोस्ट प्रोबेबली 27 अक्टूबर को होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान तो अपना मौक़िफ़ तब्दील करने में बिल्कुल भी हमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। तो लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये तमाम कोशिश नाकाम हो जाएगी और अल्टीमेटली इनको भी झुकी झुकी नज़रों के साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ आना पड़ेगा। अच्छा, मगर ये झुकी झुकी नज़रों के साथ जो आना पड़ेगा, इसमें मजबूरी क्या है? जो क़यादत जेल से बाहर है वो अपने आप को जेल से बचाने के लिए कतरा रही है, या जो जेल के अंदर है वो बाहर आना चाहती है, उसको निकालने के लिए क़यादत कर रही है? ये मसलियत, ये दबाव है क्यों जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी या नून लीग की क़यादत में? शाहजेब साहब, जो क़यादत जेल के अंदर है वो तो बाहर आने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ नवाज़ शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की, और ये भी मैं आपको बहुत एक एतमाद के साथ बता सकता हूँ कि मैंने खुद जो है इसको चेक किया है। नवाज़ शरीफ साहब के पास जो भी जाता है, कोई पैगाम लेके, कोई ऑफ़र लेके कि आप ये काम कर लें और आप बाहर आ सकते हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब उससे कहते हैं यार ये बताओ कि आपकी ज़्यादा उम्र है या मेरी ज़्यादा उम्र है? वो कहते हैं जी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। वो पूछते हैं अच्छा आपको ज़्यादा बीमारियाँ या मुझे ज़्यादा बीमारियाँ हैं? वो कहते हैं जी आपको ज़्यादा बीमारियाँ हैं। वो कहते हैं आपको अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है या मुझे अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है? तो वो जवाब में कहते हैं जी नहीं नवाज़ शरीफ साहब, आप ही को अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है, आपको बहुत बीमारियाँ हैं। तो फिर पूछते हैं अच्छा ये बताएं कि मुझे रिहाई की ज़्यादा ज़रूरत है या आपको रिहाई की ज़्यादा ज़रूरत है? तो वो कहते हैं नहीं जी आप ही को रिहाई की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहते हैं यार मैं अगर मुझे सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं, मैं सबसे ज़्यादा बूढ़ा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रहा होने की, मैं रहा नहीं होना चाहता, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो वो फिर अपना सा मुंह लेके वापस आ जाते हैं। और यही सूरत हाल आसिफ जरदारी साहब की है। उन्होंने भी अपने वकीलों को कहा कि मेरी दरख्वास्त ज़मानत आपने दायर नहीं करनी,
तो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है, कुछ लोग जो है वो उन्होंने बाहर अपना खेल बनाया हुआ है, वो इधर मिलते हैं, इधर मिलते हैं, उधर मिलते हैं, इधर मिलते हैं, और तासुर ये दे रहे हैं कि हम नवाज शरीफ साहब को रिलीज़ करवा रहे हैं, हम जरदारी साहब को रिलीज़ करवा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बाहर आने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों ने अपने अपने तौर पे, नवाज शरीफ साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम भिजवाया है, कोई आपके साथ आए या ना आए, लेकिन हम आपके साथ हैं, हमारे कारकुन आपके साथ आएंगे। साहब, अगर ये जो जेल के अंदर की क़यादत है वो चाहती है कि आएँ, और बाहर की क़यादत है ना जिसने मोबिलाइज़ करना है, अगर ये कारकुनों को मोबिलाइज़ नहीं करेंगे, झुकी झुकी आंखों से शिरकत करेंगे, तो फिर बड़ी तादाद में क्या कारकुन मौलाना के मार्च में आ पाएंगे? देखें, ये तो आपको सवाल मौलाना फजलुर रहमान से करना चाहिए, लेकिन मैं उनसे ये सवाल कई मरतबा कर चुका हूँ, और इंटरव्यू में भी कर चुका हूँ, और प्राइवेटली भी कई दफ़ा कर चुका हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अतमाम हुज्जत के तौर पे उन्होंने ख़ुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो मैं पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से और बाकी जमातों से बात कर रहा हूँ, ये मेरा अतमाम हुज्जत है। मैं अतमाम हुज्जत के तौर पे इन पार्टियों को दावत दे रहा हूँ कि आइए हमारे साथ मिल के आप आज़ादी मार्च कीजिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा तैयारी है, हम पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम कई मिलियन मार्च कर चुके हैं, तो हमें अल्लाह का फजल है, उनको कोट कर रहा हूँ मैं कि अल्लाह का फजल है, हमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की ज़रूरत नहीं है, हम उनके बगैर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है कि अगर उसकी पार्टी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं जाएगी तो उनका आज़ादी मार्च कामयाब नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है ये गलत फहमी है, और पीपल्स पार्टी को अगर ये गलत फहमी है तो ये तो बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा केस है जो इतना ख़तरनाक साबित हो सकता है कि उस पर पाबंदी लग सकती है, मगर अगर वो केस तहरीक इंसाफ के खिलाफ साबित हो जाए, क्या उसमें पेशरफ्त हो रही है? तफसील आपके सामने मामला रखेंगे एक बार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने मुखालफीन पर गैर कानूनी तरीके से आमदनी से ज़ायद असासे बनाने, ऑफशोर कंपनियों को अपनी जायदादें छुपाने के लिए इस्तेमाल करने और मनी ट्रेल ना देने का इल्ज़ाम लगाते आए हैं। इसके मुकाबले में उनके अपने बारे में और अपनी जमात से मुताल्लिक दावा रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, तमाम दस्तावेज और मनी ट्रेल मौजूद है। मगर एक मामला ऐसा है जिसमें कार्रवाई तो आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से तहरीक इंसाफ पर तलवार ज़रूर लटक रही है। यह मामला तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का है। अगर इस केस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है तो बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत पर पाबंदी लग सकती है। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर दरख्वास्त खुद तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और साबिक रुकन अकबर एस बाबर ने 14 नवंबर 2014 को इलेक्शन कमीशन में दायर की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि 2010 और 2011 में तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की और ममनुआ ज़राए से फंडिंग की गई, और जिन अकाउंट्स में ये फंडिंग आई वो इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को अक्टूबर 2015 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार बरकरार रखा। मार्च 2018 में इस केस की आखिरी कार्रवाई हुई और फिर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग का जायजा लेने के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी भी कायम की थी, जिसकी हतमी रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को इस केस से मुताल्लिक फैसला करना है। लेकिन 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद स्क्रूटनी कमेटी के इजलास तो हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट आने के बजाय उस पर तहरीक इंसाफ के एतराज आते रहे। तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी के तरीक़ाकार और इन कैमरा कार्रवाई की खबरें लीक होने पर 4 दरख्वास्तें दायर की थी, जिसे स्क्रूटनी कमेटी ने फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। और आज इन दरख्वास्तों पर दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, जिसे 10 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। फैसला महफूज करने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इन दरख्वास्तों की समाअत की, जिसके दौरान तहरीक इंसाफ के वकील और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में कमेटी की कार्रवाई लीक होने पर अहम मुकालमा भी हुआ। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि पार्टी फंड की तहकीकात के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई की गलत खबरें लीक हो जाती हैं, इसको रोका जाए। गलत खबरें चलवाने का मकसद तहरीक इंसाफ को बदनाम करना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दरख्वास्त गुजार बदनीयती की बुनियाद पर खबरें चलवाता है। इन दलाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि 5.5 साल में आपके साथ हुआ क्या है जो बदनीयती का इल्जाम लगा रहे हैं? कहां बदनीयती है? आप सिर्फ काम का दबाव बढ़ाना चाहते हैं। अगर कुछ मीडिया पर आ जाता है तो उसमें कमेटी का क्या कसूर? रिमार्क्स पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हमने तमाम मालूमात स्क्रूटनी कमेटी को फराहम की, मीडिया पर पगड़ी उछाल दी जाती है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ ने कोई मालूमात फराहम ही नहीं की, उनका मकसद सिर्फ केस में ताखीर करना है। ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। फरीकैन के बुकला के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, जो 10 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। अब अहम बात यह है कि इसके बाद
क्या कम से कम जो ओरिजिनल केस है वो आगे बढ़ पाएगा, उसका क्या नतीजा आ जाएगा? अकबर एस बाबर साहब, बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया सर। 5 साल हो गए हैं इस केस के हवाले से। अब अगर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आना है तो भी आए, क्योंकि इल्ज़ाम आपने लगाए हुए, अगर खिलाफ आना है तो भी सामने आए कि क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या नहीं। अब उम्मीद की जाए कम से कम इन एतराज़ात के निमटने के बाद जो असल केस है उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा ये कोशिश कर चुका है, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है जो मुस्तरद हुई है, हाई कोर्ट में पिटिशन की है कि ये तमाम अमल सीक्रेट रखा जाए। अब वो सीक्रेट क्यों रखना चाहते हैं, ये सवाल पैदा होता है। आप दावा करते हैं आपके अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट हैं, सीक्रेट इसलिए रखना चाहते हैं कि ये जो अकाउंट्स हैं और ये जो तमाम तफसीलात हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे मेगा करप्शन हुई है, मेगा इलीगैलिटी है, गैर कानूनी ज़राए से फंडिंग आई है, बैरून मुल्क अकाउंट्स खोले गए हैं, अमेरिका में कंपनी रजिस्टर की गई है, वो तमाम तफसीलात अवाम के सामने आ जाएगी। तो जब वो अवाम के सामने आ गई तो ये जो एक रेत का इन्होंने एक इमेज बनाया हुआ है कि हम ऑनेस्ट हैं, वो करप्ट हैं, हम बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं और गैर कानूनी रास्ते। तो वो जो भरम है जिसे हम कहते हैं एक आटे की नाक होती है, वो ख़त्म होती है। तो सीक्रेसी के पीछे ये उनकी एक सोच है कि किसी तरह ये सारा अमल सीक्रेट रखा जाए। अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ, वो और ये मामला आज भी इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया कि जी ये मीडिया में जाके इस अमल की मालूमात जो है वो फराम करते हैं, प्रोग्राम की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के उन्होंने सुनाने की कोशिश की। मगर अब ये फैसला तो 10 अक्टूबर को दे देगी ना, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ जाएगा, तो केस बुनियादी तौर पर आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ अगर इल्जामात से बरी होती है तो बरी हो, आपके इल्जामात गलत हैं तो साबित हो, दुरुस्त है तो भी साबित हो, कम से कम उस तरफ बढ़ेगा मामला। मैं इसी सवाल पे आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले पस मंजर देना चाहता हूँ। अब जो तीसरी इनकी हिकमत अमली है वो ये कहते हैं कि जब स्टेट बैंक के जरिए जो पीटीआई के अकाउंट्स आए, आज ये डिस्क्लोज हुआ कि जी 23 अकाउंट्स तो कमेटी ने रिकग्नाइज किए उनके आए, बेशतर इनमें से वो अकाउंट्स हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। लॉयड्स बैंक लंदन में इनके 2 अकाउंट्स हैं, इनके अपने सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी ने टीवी पे आके तस्लीम किया हमारे 2 अकाउंट्स हैं। हमने डच वो उसकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में डेनमार्क का एविडेंस दिया, ऑस्ट्रेलिया में इंसाफ इनकॉर्पोरेटेड का एविडेंस दिया, मिडल ईस्ट से जो फंडिंग है, लंदन में, अमेरिका में 2 कंपनियां रजिस्टर की हैं। अब ये क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि ये जो अकाउंट्स आए हैं इसको इस केस से अलग कर दें कि ये इस केस के परव्यू से बाहर है, जबकि हमने ओरिजिनल पिटीशन जो दी है उसमें हमने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, कोई कंपनी कोई जो भी है, वो तमाम तफसीलात इस स्क्रूटनी में और इस प्रोब में आने चाहिए, और हमने उसके शवाहिद दिए, सैम्पल एविडेंस दिया। तो ये जो अब इनकी हिकमत अमली वो क्या है, मेरी मेंबरशिप को बदस्तूर चैलेंज करना, दूसरी बात ये जो 23 अकाउंट आए इसको किसी तरह से मेन केस से अलग कर देना, और अगर ये केस से अलग हो जाते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि बाकी एविडेंस तो अमेरिका से, अमेरिका का एविडेंस है, ये तो वेबसाइट से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से आया, ये डेनमार्क का एविडेंस है, मिडल ईस्ट का एविडेंस हम देने के लिए तैयार नहीं क्योंकि अकाउंट्स पीछे रह गए, छुप गए। तो ये एक बड़ी सोची समझी मंसूबे के तहत ये चल रहे हैं। अब ये स्टेट बैंक से पूरे पाकिस्तान के बैंक का ये रिकॉर्ड आया है, और मैं ये दावे से कहता हूं कि उन अकाउंट्स में पब्लिक के सामने पेश होनी चाहिए डिटेल्स। ये फोरेंसिक एक्सपर्ट, ये पब्लिक का हक बनता है, पता चले। जब पता चलेगा तो मैं आपको ये दावे से कहता हूं कि हमारी आवाम के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा था। यहाँ पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों रुपए, और टॉप लीडरशिप उन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट कर रही थी, और ये वो बैंक अकाउंट्स है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज तक नहीं किए। तो अब कमेटी का काम है, हमने पहले से भी ये कहा हुआ है कि भाई हमें आप कमेटी में ना बुलाएं, अगर नहीं बुलाएं, आपके पास सबूत मौजूद है, आप रिपोर्ट पेश करें और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन फैसला करे। तो ये एक लिहाज से पेशरफ्त भी है। 10 तारीख को इन एप्लीकेशंस पे इलेक्शन कमीशन फैसला भी सुनाएगा। हम तवक्को रखेंगे कि 10 तारीख को आइंदा का लाएमल, और हम ये समझते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट जो ही सामने आती है, 10 को आती है,
बाद में आती है, उसके फ़ौरन बाद डेली बेसिस पे हेयरिंग करके इस पे फैसला करें, ताकि पाकिस्तान की सियासत इस केस से बदल सकती है। क्यों? क्योंकि सियासी जमातें बुनियाद हैं अच्छी सियासत की या गंदी सियासत की। अगर सियासी जमातें कानून के नीचे हैं, अगर सियासी जमातों की लीडरशिप जो है वो बादशाह नहीं है बल्कि कानून के बहुत मातहत शुक्रिया है। अकबर इस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नेंस पर मुसलसल सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि बीआरटी खुद बनाने का फैसला किया पेशावर की, वो तहरीक इंसाफ से बन नहीं रही। 80% काम ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट का, ट्रेन प्रोजेक्ट का छोड़ गए थे करके, और उसकी टेस्ट ड्राइव भी करके चले गए थे शहबाज शरीफ साहब, वो भी तहरीक इंसाफ से नहीं बन रही। कहा था फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे, उसके नतीजे भी नहीं रखे। हमारे साथ मौजूद होंगे, हमने तफसील से बात की है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब, कब ऑरेंज लाइन चलेगी, क्यों तहरीक इंसाफ से काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा, तफसील साहब से आपके सामने मामला रखेंगे ब्रेक के बाद। 1 अरब 62 करोड़ डॉलर्स का प्रोजेक्ट, 2.5 लाख लोग रोजाना जिसमें सफर करेंगे, बनना 2 साल में था, 4 साल हो गए हैं, नहीं बन पाया। पहले अदालत ने नोटिस ले लिया, केस अदालत में था, 8 माह के फैसला महफूज रखा, फैसला नहीं सुनाया। जब अदालतों ने फैसला सुना दिया, उसके बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद अप्रैल 2019, मई 2019, जून 2019, अगस्त 2019 बार बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत डेडलाइन दे रही है, लेकिन ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट बना नहीं पा रही है। क्या वजह है? क्योंकि तहरीक इंसाफ दावेदार है कि बीआरटी जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा पेशावर का, वो नहीं बन रहा। तो जो 80% काम कर गए थे शहबाज शरीफ, वो भी क्यों नहीं बन रहा? जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट के इन तमाम चीजों के दावे किए थे, वो भी अभी तक सामने नहीं आए। मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर के मंसूबे, उसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन मंसूबा, इन मंसूबों के ऊपर अरबहा रुपया खर्चा गया। और इसके बाद जो दूसरा मामला है वो ये है कि अरबहा रुपया खर्चने के बाद ये मंसूबे अब भी हर सालाना जो है उनको पैसे देने पड़ते हैं इन मंसूबों को चलाने के लिए। लिहाजा वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इन मंसूबों का फोरेंसिक ऑडिट होगा, और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके ज़रिए इसकी तहकीकात जो है उनका दायरा फैलाया जाएगा। मगर उस फॉरेंसिक ऑडिट का आज तक नतीजा सामने नहीं आया। क्या हुआ? प्रोजेक्ट बन नहीं रहे हैं। हमारे साथ मियां असलम इकबाल साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब मौजूद हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब, ज़ाहिर है बहुत सारे हालात व वाक़यात रहे, अब तहरीक इंसाफ के बारे में ये तासुर ही बनता जा रहा है कि इनसे प्रोजेक्ट्स बनते नहीं हैं, ये सिर्फ ऐलान कर देते हैं, वो भी नहीं बनते, पुराने वाले भी नहीं बनते। कब ये मुकम्मल हो जाएगा? देखें, इसका जो तखमीना लागत इस टोटल प्रोजेक्ट का रहा है वो तकरीबन जो सेंक्शन लोन है वो 1.62 बिलियन डॉलर का है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो लोकल फ़ंड भी हमारे जो इस्तेमाल हुए हैं वो अभी तक जो इस्तेमाल हो चुके हैं वो तकरीबन 30 बिलियन के करीब है, और अभी भी उसमें तकरीबन 8 से 10 बिलियन जो है वो मज़ीद ख़र्च होना है। 98% इसका काम मुकम्मल हो चुका है, 2% रह गया है। जो 98% काम मुकम्मल हो चुका है और 2% जो रह गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पंच लिस्ट जो है उसमें पेंट हैं, खिड़कियाँ हैं, रिपेयर मेंटेनेंस, छोटी छोटी चीज़ें जो ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन वर्क अगर वो टूट गई हैं तो वो वाला वगैरह वगैरह है। अब इसका जो आपका सवाल है मैं उस तरफ आता हूँ कि ये कब शुरू होगी, इसको कब ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो 22 अक्टूबर को इसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं हम। 22 अक्टूबर को टेस्टिंग होगी, क्योंकि इसके बिजली के कुछ मामला थे। वो 53 मेगावाट हमें बिजली इसके लिए चाहिए थी और 8 हमने इसके ग्रिड बनाने थे। 5 ग्रिड जो हैं वो बन चुके हैं, 3 ग्रिड जो है वो अभी बन रहे हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों से इस बिजली को इसके लिए रखा गया है कि कहाँ कहाँ से किस किस ग्रिड स्टेशन से 53 मेगावाट जो चाहिए वो दे दी जाएगी, ताकि लोड शेडिंग का भी अगर कोई आंसर हो तो एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड को स्विच करके इसको चला लिया जाए। और जो बाकायदा इसके चलने की है 22 अक्टूबर को इंशाल्लाह हम इसका ट्रायल करेंगे, टेस्टिंग होगी, और जो आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर डेट जो है वो 20 जनवरी से 20 फरवरी के दौरान नेक्स्ट ईयर जो 2020 आएगा
उसमें इंशाल्लाह ताला ये चलनी शुरू हो जाएगी। वैसे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप तारीख भी दे रहे हैं, आप अपना होमवर्क भी करके आए हैं और अब आप फाइनली बता रहे हैं कौम को कि इस महीने ही ये प्रोजेक्ट चल जाएगा। तो साथ में ये बताइएगा कि 17 नवंबर 2018 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर शाया हुई जिसमें प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर को कोट किया गया और कहा गया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में मुसलसल मीटिंग्स होती थी। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है ना मीटिंग्स होती हैं ना ये पैसे जारी करते हैं। मतलब क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना प्रोजेक्ट नहीं था, ये आप लोग खिलाफ थे इस प्रोजेक्ट के, पहले भी खिलाफ बोलते रहे, हुकूमत में आने के बाद भी खिलाफ बोलते रहे। पता नहीं अलीम खान साहब ने तो कह दिया 300 अरब रुपए का, हालांकि कोर्ट में जाके बताया हुकूमती नुमाइंदे ने कि 170 अरब रुपए खर्च हुए हैं। तो इंटरेस्ट नहीं था आप लोगों का क्योंकि प्रोजेक्ट आप लोगों का नहीं था। शाहजेब भाई ऐसा नहीं है, जिस तरह मैंने पहले आपको इसकी कॉस्ट बताई है 1.626 बिलियन डॉलर जो है वो आज की तारीख से आप उसको कन्वर्ट कर लें या पिछली डेट से कर लें और फिर कोई 38 से 40 अरब रुपया जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है वो लहदा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो अमाउंट जो है वो अच्छी खासी जाके बन जाती है। एक तो बात ये होगी, अब अगर आप करेंसी डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो फिर पेशावर मेट्रो पर भी लगाएं, फिर तो वो 600 मिलियन डॉलर का तकरीबन अगर लोन है तो वो 100 अरब रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट हो गया है। तो शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स पे आप करेंसी डिप्रिसिएशन लगाएंगे या उस वक्त से लगाएंगे जब उन्होंने बनाना शुरू किया था? देखिए सर, मैं तो अपने पंजाब के हवाले से बात कर सकूंगा। देखें सर, जब आपने इसको ऑपरेशनल कर लेना है शाहजेब भाई, देखें 27 किलोमीटर की आप ये ऑरेंज लाइन बना रहे हैं, इससे पहले 27 किलोमीटर की जो है वो मेट्रो लाइन बनी है। मेरे शहर के अंदर कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आ गई थी कि इतना महंगा प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत थी? मेरा एज ए सिटीज़न ऑफ लाहौर और एज ए पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीटीआई या किसी भी पार्टी के, मैं ये सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 27 किलोमीटर आपने जो है वो मेट्रो बनाई, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारा 32 अरब रुपया खर्च हुआ है, हालांकि वो 32 नहीं हुआ, वो 50 से भी ज़्यादा खर्च हुआ है, लैंड एक्विजिशन, सिविल वर्क वगैरह वगैरह। अगर हम मिसाल दे देते हैं जी 32 अरब ये कहते हैं, हम कहते हैं 50 अरब में वो बन गई है, तो आप एक मेट्रो और 50 अरब रुपये में बना लेते। कम से कम अगर 150 अरब रुपया 250 अरब रुपया बच सकता था तो वो कहीं और इस्तेमाल हो जाता। अब मुझे ये सिर्फ बता दिया जाए, क्या ऑरेंज ट्रेन बनाने से मेरे हेल्थ के मसले हल हो गए हैं, मेरे एजुकेशन के मसले हल हो गए हैं, मेरे पीने का साफ पानी के मसले हल हो गए हैं? मेरा टोटल जो बजट है वो पंजाब का वो 308 और पीपीपी प्रोजेक्ट डाल के 350 अरब रुपए का है। मतलब आपके इस एतराज़ में वजन है कि क्या ये बनाना चाहिए था या कुछ और मेट्रो प्रोजेक्ट बना लेते, मगर आपका ये जो एतराज़ है इसकी बुनियाद जिन ग्राउंड्स पर थी उस एतराज़ पर एक एतराज़ उठाना है। वो ये कि आपने जियो पाकिस्तान में आप आए 3 माह पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो में, और आपने कहा कि ये इसलिए बनाया इतना महंगा प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ ने क्योंकि उन्हें किक बैक्स चाहिए था, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने बड़े किक बैक्स होंगे। तो अगस्त 2018 में, अब से 14 महीने पहले, 14 महीने पहले, तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया, फवाद चौधरी साहब ने, कि हमने फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला किया इन सारे प्रोजेक्ट्स का। तो उस फॉरेंसिक ऑडिट का नतीजा तो बताइए ना आवाम को, अगर किक बैक्स के लिए बनाए थे शहबाज शरीफ ने। देखें शाहजेब भाई, ये बात तो एक तय है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मेरा सूबा नहीं उठा सकता था। ये बहुत बड़ा पैसों के हवाले से भी, जितने भी मेगा प्रोजेक्ट, देखें मैं क्योंकि सामने कोई अभी कोई दूसरी पार्टी का शख्स जिनके लिए मैंने बात करनी है वो नहीं बैठे हुए, तो बात करते हुए थोड़ा सा मैं महसूस कर रहा हूँ कि वन साइडेड मैं ऐसी बात ना करूं, ताकि अगर कोई सामने बैठा हो तो मैं बात करूं तो वो फिर वजन होगा। वैसे मगर इस प्रोग्राम में आप कर सकते हैं बात, क्योंकि हम आमतौर पर 1-to-1 इंटरव्यूज़ ही करते हैं, पूरी तैयारी से करते हैं, तो आप जहां पर भी फैक्ट्स की बात करेंगे हम काउंटर करेंगे। क्योंकि आप जब कहते हैं कि तालीम पर खर्च हो, इन तमाम चीज़ों पर खर्च हो, ऑरेंज लाइन नहीं बनना चाहिए, तो मसला ये 2.5 लाख पैसेंजर्स की गुंजाइश है, उसके लिए अगर ये बना तो 100 अरब रुपये से ज़्यादा आप अगर जो ग्राउंड बता रहे हैं उस 68,000 की गुंजाइश का पेशावर मेट्रो फिर क्यों बना? तो तहरीक इंसाफ की अपनी प्रायोरिटीज़ के दूसरों के लिए अलग है और इनके लिए अलग है। अगर इसकी जगह पर अगर 200-250 अरब रुपए से मैं कुछ स्कूलों को ठीक कर लेता, मेरे जो पंजाब से 4.5 मिलियन स्टूडेंट जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, अगर उनके लिए मैं बेहतर स्कूल बना लेता, जो मिसिंग फैसिलिटी है, कोई ब्लॉक्स बनने थे मैं वो कर लेता, फर्नीचर कर लेता, बाथरूम कर लेता, लाइट कर लेता, कोई और मामला कर लेता, हॉस्पिटल के अंदर जो अब डायलिसिस के लिए जो हमें प्रॉब्लम आती है कि किसी पेशेंट को नया बेचारा कोई डायलिसिस पे शिफ्ट होता है, उसके लिए मशीन नहीं होती, प्राइवेट वो करवा नहीं सकता। मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, हर चीज़ अपनी जगह पर
अच्छी लगती है, मेट्रो भी अच्छी लगती है, ऑरेंज भी अच्छी लगती है, इसके अलावा भी और भी चीज़ है। मगर आपसे ये भी नहीं बन रहा, और आपसे डायलिसिस का जो PKLI बना था जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट भी होने थे, जो भी शहबाज शरीफ ने बनाया था, आप लोगों से वो भी नहीं चल रहा। लिवर ट्रांसप्लांट का जो टारगेट था वो 25% भी आप नहीं पूरा कर पाए हैं। हेल्थ बजट आपने 5 अरब रुपए से काट दिया है। तो ना आपसे ये बन रहा है, ना आपसे हेल्थ का काम चल रहा है। सर मेरी अर्ज़ सुनिए शाहजेब भाई, थोड़ी सी रियलिटी को भी देखें कि आप एक ऐसा देखें, ये एक सूबा है, आपने जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके एक कायदा और कानून होता है उस प्रोजेक्ट को शुरू करने का। 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं और एक्निक की अप्रूवल के बगैर आप शुरू कर रहे हैं। ना आपने उसकी कोई टेंडरिंग की है, ना आपने किसी को पूछा है, आपने वैसे ही फ्लोट कर दिया है। ये शहनशाहियत नहीं है। आपने किसी कानून और फिर उसका अब आके एक्ट असेंबली के अंदर हमने मंजूर किया, आपकी इतला के लिए अर्ज है, हम किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हैं। सब नहीं, PKLI का 2014 में एक्ट मंजूर हुआ था, आप लोगों ने उसमें तब्दीली की है। शहनशाहियत में इख्तियार अपने पास रखा जाता है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तो PKLI का इख्तियार बोर्ड को दे दिया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे प्रोग्राम में, इन्होंने कहा नहीं हुकूमत का इख्तियार होगा, तो आप लोगों ने आके तो उसका बोर्ड बदल दिया है। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि अपनी BRT शुरू करते हैं, आपसे नहीं बनती। शहबाज शरीफ ऑरेंज लाइन 80% बना के दे के जाते हैं, वो आप लोगों से मुकम्मल नहीं होती। जो हेल्थ के प्रोजेक्ट उनके हैं उनके ऊपर काम रुक गया है, ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली तहरीक इंसाफ क्या कर रही है पंजाब में? सर गुजारिश सुनिए, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो PKLI है उसका एक्ट आके आपकी इस गवर्नमेंट ने पास किया है, इन्होंने पास नहीं किया। एक बात जो उसके बोर्ड के बारे में बात है, वो जो हेल्थ मिनिस्टर साहबा हैं उन्हें बड़ा कैटेगोरिकली असम्बली के फ्लोर के ऊपर हर सवाल का उस लिहाज से जवाब दिया कि वहाँ क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो प्रॉब्लम्स आपको कोर्ट की साइड से आई हैं वो कोर्ट की साइड की है, मैं उस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन जो हमने एज ए गवर्नमेंट उस चीज़ को टेकअप करना था, किसी एक मिनट की कोताही भी उसमें नहीं बरती गई। वैसे मगर प्रोजेक्ट्स नहीं डिलीवर कर रहे हैं। मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा, अगस्त 2018 में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब, और उसमें काफ़ी सारे दूसरे तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, कि पंजाब के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट होगा। मार्च 2019 में आपने कहा इस हवाले से जियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में कि करप्शन के लिए करते थे, बगैर अप्रूवल के प्रोजेक्ट कर देते थे। तो वो आवाम के सामने रखिए ना, 13 माह हो गए हैं आपको, कि क्या आप लोगों ने जो ऑडिट किए हैं, क्या करप्शन पकड़ी है आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए थे शहबाज शरीफ ने? देखें, मेट्रो जो है उसकी रिपोर्ट तो हमारे वक्त में, जब मैं अपोजिशन में था, पब्लिक अकाउंट कमेटी में था, उस वक्त ही इन्होंने मुकम्मल करवा ली थी। और मैंने तो बात ये भी थी, फोरेंसिक ऑडिट की भी की थी और स्पेशल रिपोर्ट की भी की थी। अब ऑरेंज की बात है, अब मैं कुछ बात किसी हद तक कर देता हूँ ताकि मामला जो है ना, अभी क्योंकि CPAC के मामले में, ये CPAC का हिस्सा है, ये भी आपके और मेरे जहन में होना चाहिए कि ये ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये CPAC का हिस्सा है। माजरत के साथ, आपने मार्च में जियो के प्रोग्राम में कहा कि CPAC ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किक बैक के लिए बनाते थे, तो ऑरेंज लाइन जब आप किक बैक का कह रहे थे तो आपके जहन में तो होगा ना कि ये ऑरेंज लाइन ही किक है, और जिसके किक बैक की आप बात करें शहबाज शरीफ के लिए, CPAC का हिस्सा है। जी सर, मैं अभी भी इस पे नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किक बैक इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो भी पीछे होता रहा। वैसे मगर शहबाज शरीफ साहब ने, आप ये कह रहे हैं कि किक बैक के लिए अगर किया है तो इस पे फिर समझा जाए कि वो जितना भी ये CPAC के प्रोजेक्ट में भी वो करप्शन के हवाले से था, और आपसे वो करप्शन करते थे, प्रोजेक्ट भी बना देते थे। आप लोग करप्शन भी नहीं कर रहे हैं और प्रोजेक्ट भी नहीं बना पा रहे हैं। सर गुजारिश ये है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ले, अभी पाइपलाइन में है, 2% रह गया है, ये 2% कंप्लीट हो ले, इसको ऑडिट भी होगा, फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन इसको पहले हम कंप्लीट कर लें। क्योंकि उसकी वजह ये है कि तासुर ये दिया जाता रहा है कि शायद हम इसको कंप्लीट नहीं करना चाह रहे। कंप्लीट करने के बाद जब इसको ऑपरेशनल करना है तो उस वक्त सब्सिडी कितने पैसों में जानी है, कितनी बड़ी सब्सिडी होगी, सवाल ये है। मैं ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब आप बना लेते हैं और इतने रुपए से बना लेते हैं तो फिर उसको संभालना, उसके ऊपर सब्सिडी। मेट्रो जो है आपकी, जितनी मेट्रो चल रही है शाहजेब साहब, 12 अरब रुपए की आप सब्सिडी दे रहे हैं, 12 अरब रुपए की। मगर दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट में होती है सब्सिडी। आप भी पेशावर मेट्रो का कहा था नहीं देंगे, एक तो वो बन नहीं रहा, अगर बन भी गया जिस दिन वो बनेगा आपको उसमें भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो सब्सिडी तो होती है ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स में। सर मैं आपसे
मैं आपसे इस बात को कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे सूबे में जो चाहिए वो होना चाहिए था। मेरे सूबे में ये चीज़ अभी नहीं चाहिए, और ज़बरदस्ती हमारे गलों में हमें थोपी गई है कि नहीं यही करेंगे। अब इस तरह से मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो मैं पॉइंट करना चाह रहा था आपके साथ, वो ये है कि जब आप लाहौर की सफाई 1 अरब रुपए में होती थी, अब 17 अरब रुपए में होती है, पैसे किधर गए? अब आप कहेंगे कि क्या यार इसकी आपने कोई फोरेंसिक ऑडिट करवाया? जी, ये नैब में केस चला गया हुआ है, आपकी इतला के लिए अर्ज है। और सब नैब के केसेस का तो जो हाल है वो तो फिर सबको पता ही है, उसके तो नताइज आने में इतना टाइम लगता है और उससे पहले मोटिवेशंस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो फॉरेंसिक ऑडिट है वो अवाम के सामने आप लोगों ने अनाउंस किया था, तो मैं तो उसके नतीजे जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा। आप कह रहे हैं कि सस्ते में लाहौर साफ़ हो सकता था, हम कराची वाले तो खैर सफाई को तरस रहे हैं, आप कह रहे हैं वो साफ़ हो रहा है मगर महंगा हो रहा है, तो आपके अपने फॉरेंसिक ऑडिट के नताइज के लिए तरस रहे हैं हम। सर देखें, अगर तो आप ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले आपको ब्रीफ किया कि इसके मामले में जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद ताकि काम में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर उसके बाद इसका फोरेंसिक ऑडिट के लिए। मगर वो पिंडी, लाहौर और मुल्तान का मेट्रो तो मुकम्मल ही है ना, वो तो चल रहा है, तो उसका ऑडिट उसका बता दें, उसका क्या हुआ फोरेंसिक ऑडिट? सर मेट्रो बस के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर गया ना आप केस। देखिए, जब एक ऑडिट आता है, ऑडिट रिपोर्ट आती है, तो उसका फॉर्म ये है कि गवर्नर उस ऑडिट रिपोर्ट को ले करवाता है असेंबली के अंदर। जब असेंबली में जाती है तो असेंबली उस जो ऑडिट बुक है उसको रेफर करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर। नहीं सर, मेरा वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है, वो जो ऑडिटर जनरल वो सारा ऑडिट होता है वो तो नॉर्मल है। आप लोगों ने अलग से स्पेशलाइज्ड अलग से फॉरेंसिक ऑडिट का जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनका ऐलान किया था, मैं उसका जानना चाह रहा हूँ। वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत होता है। सर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो रिपोर्ट पहले मुकम्मल कर लेना। पहले जो उससे पहले रिपोर्ट आ चुकी है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको देखेगी, देखने के बाद उसके ऊपर जो उसकी राय बनेगी, हम हाँ वज़ीर आला के इख्तियार में है कि वो किसी चीज़ को भी चाहे तो वो करवा सकता है। मैं अपने वज़ीर आला से इस मामले पे फोरेंसिक रिपोर्ट के मामले पे ज़रूर बात करूंगा कि जो मेगा प्रोजेक्ट हुए हैं उनके ऊपर फोरेंसिक होना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट आ गई थी, इस वजह से ये मामला थोड़ा सा पीछे चला गया। सब चले, आपकी तो ज़ाहिर कंसिस्टेंट राय इन प्रोजेक्ट्स के ऑपोजिशन में भी खिलाफ थी, हुकूमत में आके भी खिलाफ है, मगर अब मुश्किल नहीं हो जाएगा? आप लोग जब फोरेंसिक ऑडिट पहले ऐलान किया था तो ये कहकर ऐलान किया था कि पेशावर की मेट्रो हम बड़ी सस्ती बनाएंगे, उन्होंने बड़ी महंगी बना दी है। अब तो वो 100 अरब रुपये से ऊपर आपकी कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर रुपये को डिप्रिसिएशन काउंट की जाए तो वो 100 अरब का हो गया। दूसरों का क्या ऑडिट करेंगे? तो बड़े सस्ते प्रोजेक्ट बनाए हुए शहबाज शरीफ साहब ने पेशावर BRT के मुकाबले में। सर गुजारिश मेरी ये है आपसे कि अगर ओरिजिनली आप ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट जो देखेंगे तो उसके अंदर जो पहले कॉस्ट थी उसको 2-3 दफ़ा इन्होंने चेंज किया। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि आप BRT पेशावर की बात कर रहे हैं, उसमें जो जितनी भी मशीनरी या जो भी आपने इक्विपमेंट बाहर से मंगवाने हैं वो डॉलर रेट के मुताबिक आप देख लें कि उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आई है, उस पर क्या हुआ है। मियाँ साहब ये सिर्फ और सिर्फ पेशावर BRT के लिए देखें, ऑरेंज लाइन के लिए ना देखें। यहाँ ट्रेनें कोई यहाँ थोड़ी बनाई है उन्होंने, वो भी सारा का सारा आया है, वो भी लोन लिया गया है, वो भी डिप्रिसिएशन होगा। आप बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, दूसरों के प्रोजेक्ट को देखने के लिए अलग क्राइटेरिया, अपने प्रोजेक्ट को देखने के लिए और दिफा के लिए अलग क्राइटेरिया। सर मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ मैं भी आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो दो पार्ट हैं आपके, एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है, एक मशीनरी का। कंस्ट्रक्शन आपने लोकल करना है, उसमें देख लें कि BRT के अंदर कितनी, वो उसका वजीर पेशावर का बेहतर अंदाज में इसका जवाब दे सकेगा। वैसे वो ठीक है, मगर पहले पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ आवाम को 2018 के इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा में जो मुकम्मल नहीं हुई थी वो मेट्रो बस बनाकर वो बेचते थे कि हम ऐसी बनाएंगे पूरे के पूरे मुल्क में, ये होती है असल में चीज़। अब वो बनी नहीं है तो आप कह रहे हैं वो मैं खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर से पूछूं। वैसे तो पूरी की पूरी उसूली तौर पर आप बात ठीक कर रहे हैं, मगर पूरी तहरीक इंसाफ ही पेशावर मेट्रो की मिसालें देती थी। नहीं मैंने देखें सर मेरी अर्ज सुनिए, मैं बिल्कुल क्योंकि वो मेरी ही गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मैं कतई नहीं कह रहा कि मैं उसको डिफेंड करने को तैयार नहीं हूँ। जिस तरह से मैंने अपनी ऑरेंज ट्रेन के बारे में आपको ब्रीफ किया है, उस बारे में अगर मुझे BRT के बारे में आप कहते तो मैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पर आपको बता देता। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको करने में, बिल्कुल जिस तरह मैंने ये आपके साथ खुल के बात की है मैं वो भी खुल के बात करता। सर बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अच्छी बात यह है कि इस महीने जो ऑरेंज लाइन है प्रोजेक्ट वो शुरू होने जा रहा है। आज की बात में मुलाकात हो गया। अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें
ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।